अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम जो है वो टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड कॉर्पसेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड सेल्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं और किस तरह से ब्लड बनता है। तो ब्लड हमने लास्ट टाइम जो है वो स्टार्ट कर लिया था। बेसिकली ब्लड जो है वो इस तरह से डिवाइडेड है कि जो ब्लड है, जो खून है, वो प्लाज्मा से बना हुआ है और सेल से, इन दो पोर्शन से मिलकर सेल बना हुआ है। इन दो पोर्शंस में जो प्लाज्मा है वो 55% आता है और जो सेल्स हैं वो 45% आते हैं। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा में ऑलमोस्ट 90% तो वाटर होता है और सिर्फ 10% जो है वो डिज़ोल्व सब्सटेंसेस होते हैं। और डिज़ोल्व सब्सटेंसेस जो है वो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ क्लास में, लेकिन फिर बता देता हूँ कि जो डिज़ोल्व सब्सटेंसेस है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स आते हैं, हार्मोन्स आते हैं और डाइजेस्टेड फूड आता है मोनोमर्स की सूरत में। अमाइनो एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, और इसके अलावा प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, एल्ब्यूमिन हो गई, ग्लोब्यूलिन हो गई और फिब्रिनोजन हो गई, इस तरह की प्रोटीन्स हो गई। और बाकी 45% में आपके ये सेल्स आते हैं। इनमें से आरबीसी जो डब्ल्यूबीसीज आते हैं और प्लेटलेट्स भी हैं, लेकिन प्लेटलेट्स जो है वो एक्चुअल फॉर्म के सेल्स नहीं हैं बल्कि सिर्फ सेल फ्रेगमेंट्स हैं। तो ये हमारी जनरल टर्मिनोलॉजी पर बात हो गई थी। फिर हम जो है हमने टाइप स्टार्ट कर ली थी। तो बेसिक जो हमारा अभी फर्स्ट टॉपिक है स्टडी का वो दैट इज़ रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। ठीक, एरिथ्रोसाइट्स इज अ सेकंड टर्मिनोलॉजी फॉर रेड ब्लड सेल्स। क्या है इनकी शेप की अगर बात करें, बाइकॉनकेव शेप है, कोई न्यूक्लियस नहीं होता, नॉन न्यूक्लिएटेड है, इनके पास कोई ऑर्गेनल्स भी मौजूद नहीं होते, मेजर ऑर्गेनल्स। इनके पास जो सबसे बड़ा अमाउंट होता है, जिस चीज़ की तादाद इनके पास होती है सबसे ज़्यादा होती है, वो एक तरह की प्रोटीन है, एक तरह की आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। बेसिकली इसे आप मेटालिक प्रोटीन भी कहते हैं क्योंकि एक मेटल इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इट इज़ कॉल्ड हीमोग्लोबिन प्रोटीन, इसका नाम हीमोग्लोबिन है, बहुत लार्ज क्वांटिटी में मौजूद होती है आरबीसीज के पास। अच्छा, एक एंजाइम, ये नाम आप याद रखेंगे, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इसका जो फंक्शन है वो बेसिकली आरबीसीज का फंक्शन ही है। आरबीसीज जिस चीज़ की, सेल्स की या गैसेस एक्सचेंज की ट्रांसपोर्ट में जो मदद कर रहा होता है, उसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज काम कर रहा होता है। तो वो हम बाद में कहीं पढ़ लेंगे, चैप्टर 13 में भी आपने पढ़ा होगा गैसेस एक्सचेंज के अंदर। इन केस खैर हम फंक्शन ऑफ ब्लड में फिर भी पढ़ लेंगे। सो जो हीमोग्लोबिन है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है एक आरबीसी के अंदर। सो फॉर मोस्ट ऑफ द एरिया टू बी ऑक्यूपाइड बाय हीमोग्लोबिन, इसके लिए क्या होता है कि इसके जो न्यूक्लियाई होते हैं, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लिएटेड जो जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं मैच्योर सेल के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जगह हीमोग्लोबिन को मिल सके। व्हेन इट इज़, ये देखें मैंने जो है ना लिख दिया है यहाँ पे, व्हेन इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन बोन मैरो, इनके पास न्यूक्लियस भी होते हैं, इनके पास ऑर्गेनल्स भी होते हैं। सो दीज आर बेसिकली यूकैरियोटिक सेल्स, इन्हें आप प्रोकैरियोटिक सेल्स नहीं कह सकते। बट व्हेन इट गेन मोर हीमोग्लोबिन द न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल्स वैनिश्ड, ठीक है, रिप्लेसमेंट हो जाती है, वैनिशिंग आ जाती है, जो ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियाई हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक, ताकि हीमोग्लोबिन जो है वो मेन जगह घेर सके। हीमोग्लोबिन की अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन का, वो इस तरह से एक टेट्रा स्ट्रक्चर होता है, चार सींग आप इसे कह सकते हो, या आउटग्रोथ्स, या 4 पार्ट्स, या स्क्वायर कह सकते हो, जो भी आप इसे कह लो। मैं इसे एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहता हूँ। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से कहा जाता है क्योंकि इस तरह के 4 आर्म्स हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन बेसिकली दो चीज़ों से बनता है, एक बनता है हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन। हीम क्या होता है? हीम इज़ आयरन कंटेनिंग पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीम क्या होता है? बेसिकली आयरन का एक एलिमेंट होता है और इस आयरन के एलिमेंट के साथ पायरोल रिंग्स अटैच होते हैं, ऑर्गेनिक रिंग्स हैं ये, ठीक है, ऑर्गेनिक रिंग्स हैं ये। पायरोल रिंग जो है वो इसके साथ अटैच होते हैं, दीज रिंग्स आर कॉल्ड एज पायरोल रिंग्स। तो इस तरह जो है चार पायरोल रिंग के साथ एक आयरन मिलकर हीम बनाता है। इन दिस, इस पार्ट के साथ फिर इस पूरे हीम के साथ एक प्रोटीन की चेन अटैच होती है। दैट प्रोटीन चेन जो है वो इस हीम का पार्ट होती है। इस तरह एक हीम के साथ एक प्रोटीन चेन मिलती है और इसी तरह एक आयरन कंटेनिंग हीम पार्ट जो है वो एक ही ग्लोबिन चेन के साथ मिलता है। तो जो चार सब यूनिट्स होते हैं वो मिलकर फिर एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाते हैं,
दैट इज़ कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन में यहाँ पे जो प्रोटीन चेन्स हैं इनमें एक डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो दो चेन्स होती हैं वो एक तरह की स्ट्रक्चर रखती हैं जिन्हें अल्फ़ा चेन्स कहा जाता है, और जो दो चेन्स अलग होती हैं उनका स्ट्रक्चर आपस में सेम होता है लेकिन इनसे डिफरेंट होता है और इनको बीटा कहा जाता है। दैट इज़ नॉर्मल ही टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन जिसमें दो अल्फ़ा चेन्स होती हैं और दो बीटा चेन्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह के ये चारों चेन्स फिर इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। एक आयरन के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं टेट्रापायरॉल रिंग जिससे हीम बनता है। तो ये मैंने आपको वर्बली तकरीबन समझा दिया है। अच्छा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक टर्मिनोलॉजी आपको देखने को मिलेगी जब हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाए तो जो है अब ये ऑक्सीजनेटेड हालत में है, मीन्स इसके साथ ऑक्सीजन अटैच है, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। और इन केस आप यहाँ पे दूसरी टर्मिनोलॉजी भी पढ़ लें कि अगर इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड अटैच है ऑक्सीजन के बजाय तो इसे कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी कहा जाता है। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसका जो कलर होता है ब्राइट रेड होता है, और जो कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो डार्क रेड या ब्राउनिश रेड होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा होता है, गैसेस की ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा डिटेल स्टडी इन चैप्टर 13 लेकिन हम अभी पढ़ लेंगे। बेसिकली क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है व्हाट एक्चुअली हैपन्स कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से रिएक्शन करती है टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड वो शक्ल है, वो फॉर्म है जिसके थ्रू जिस फॉर्म में बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी के अंदर सफ़र करती है। कार्बन डाइऑक्साइड इस फॉर्म में सफ़र नहीं करती बल्कि इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट होती है फिर इस फॉर्म में सफ़र करती है। एंड दिस फॉर्म ये बनती किस वजह से है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के थ्रू जो इस रिएक्शन को चलाता है। सो बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज का बहुत बड़ा रोल है। आरबीसीज जो हैं वो बनते कैसे हैं? आरबीसीज बेसिकली बोन मैरो के अंदर सेल्स जितने भी हैं, ब्लड सेल्स जो हैं, ब्लड जो है वो बोन मैरो के अंदर बनता है। और एक एडल्ट के अंदर, एक बालिग इंसान के अंदर जो बोन्स हैं जिनके बोन मैरो के अंदर बाद में काफ़ी ज़िंदगी के काफ़ी हिस्से तक जो है वो ब्लड बनता रहता है, उसमें सबसे बड़ी जो बोन है दैट इज़ कॉल्ड स्टर्नम। स्टर्नम चेस्ट बोन को कहा जाता है। इस तरह अब रिब केज होता है, हड्डियों का पंजरा होता है जिसके बीच में एक हड्डी होती है इस तरह से, दिस बोन इज़ कॉल्ड एज स्टर्नम। इस स्टर्नम का बोन मैरो काफ़ी टाइम तक ज़िंदगी के एक लंबे हिस्से तक बोन मैरो बनाता है। इसके अलावा जो है रिब्स, ये जो पसलियाँ हैं स्टर्नम हो गई, और इसके अलावा जो है वो किसी हद तक वर्टिब्री के अंदर भी बनता है। तो आरबीसीज भी जाहिर सी बात है ऑब्वियसली बोन मैरो के अंदर ही बनते हैं। इसके अलावा अगर आप ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी की बात करें कि जो आरबीसी है वो बेसिकली एक आरबीसी की जो टोटल उम्र होती है, जो टोटल एज होती है आरबीसी की, वो होती है ऑलमोस्ट 120 डेज़। 120 दिन के बाद ये जो आरबीसीज़ हैं वो आपकी बॉडी के अंदर दो पार्ट्स में, दो जगहों पे जाके ख़त्म हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं, या यूँ कह लो कि टूट जाते हैं। वो दो पार्ट्स हैं लिवर एंड स्प्लीन। ये लिवर और स्प्लीन के काम होते हैं टू फिल्टर आउट ओल्ड या डैमेज आरबीसीज़ या जिनका जो सही से बने नहीं, इस तरह के आरबीसीज़ को जो है वो बॉडी सर्कुलेशन से ख़त्म कर देना और नए आरबीसीज़ को जो सही हैं, जो ज़्यादा अच्छे हैं, उनको इंट्रोड्यूस करवा देना। आरबीसीज़ जो हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं व्हेन it was biconcave in shape, and when it circulates in body continuously there some membranes destroyed and it becomes circular and after 120 days। ये बेसिकली एक पूरी हिस्ट्री है, एक पूरा बैकग्राउंड स्टडी है कि किस तरह से जो है वो एक आरबीसी जो है 120 डेज़ के अंदर मरने के करीब आ जाता है। वो बेसिकली इस तरह होता है। ये पूरी इसकी डिटेल है कि आरबीसी जब फ्रेश बनता है तो ब्लड के अंदर बहुत अच्छे से सफ़र करता है क्योंकि उसकी शेप बाइकॉन्केव होती है। लेकिन महीनों इस तरह जब वक्त गुजरता जाता है तो उसको ब्लड वेसल्स के अंदर रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है। ट्रांसपोर्ट होते होते ब्लड वेसल्स जो हैं वो मेम्ब्रेन्स के साथ टकराते हैं। मेम्ब्रेन्स जो हैं उनकी अपनी मेम्ब्रेन्स जो है वो डिस्ट्रॉय होती हैं। तो इस तरह एक वक्त आता है कि वो सर्कुलर शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं, और सर्कुलर शेप जब आरबीसी की हो जाती है तो वो फिर ब्लड के अंदर काबिल कबूल नहीं होता, तो इसलिए उसको
रिप्लेस कर दिया जाता है, और ये रिप्लेसमेंट होती है स्प्लीन के अंदर और लिवर के अंदर। तो जो हीमोग्लोबिन है वो बेसिकली दो पार्ट्स के अंदर जिनसे वो बना है उन्हीं दो पार्ट्स के अंदर टूट सकता है। सो ये हीम के अंदर टूटता है और ग्लोबिन प्रोटीन के अंदर। ये हीमोग्लोबिन जो है वो इस तरह के दो पार्ट्स में टूट जाता है। तो सबसे पहले हम हीम की बात करते हैं कि हीम से आगे जाके क्या बनता है। हीम आपको अगर अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि जो हीम है वो आयरन से और टेट्रापायरॉल रिंग से बनता है। तो जो हीम के अंदर आयरन है, आयरन बेसिकली लिवर के अंदर स्टोर हो जाती है ताकि बाद में दोबारा ब्लड सेल्स की फॉर्म में, नए ब्लड सेल्स में यूज़ हो सके। जो फोरफायरिन रिंग है, ठीक है, यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं तो इस आयरन को अगर मैं हटा दूँ, मैं इसकी बात ही ना करूँ, तो इसके अलावा ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फोरफायरिन रिंग या प्रोटो फोरफायरिन 9। दिस इज़ अ रिंग। तो हीम जो है वो इन दो स्ट्रक्चर्स में टूटता है। ये फोरफायरिन रिंग जो है वो बेसिकली बाइल पिगमेंट्स बनाती हैं लिवर के अंदर, जिनका नाम बिलिरुबिन है जो रेड कलर है, और बिलिवर्डिन है जो बेसिकली ग्रीन कलर होती है। ये डाइजेशन के रास्ते से जिस्म से बाहर चला जाता है क्योंकि इनका कोई काम नहीं होता। इसके अलावा जो ग्लोबिन है दैट इज़, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन बाद में जाके मेटाबॉलिक पाथवेज में टूट जाती है अमाइनो एसिड्स के अंदर, और वो अमाइनो एसिड्स या तो दोबारा नए ब्लड सेल्स के बनाने में काम आ जाएगी या बॉडी के किसी भी दूसरे फंक्शन में काम आ जाएगी। सो इस तरह की हीमोग्लोबिन जो है वो टूटता है। WBCs की अगर हम बात करें, ये RBCs के बारे में था। WBCs या वाइट ब्लड सेल्स जो है इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। बेसिकली ल्यूको का मतलब कलरलेस होता है, इनका अपना कोई स्पेशल कलर नहीं होता, तो इसलिए इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। WBCs बहुत अलग अलग शेप्स की हैं, इसलिए इनका किसी एक WBC की शेप को आप अलग से नहीं बात उनके की कर सकते। तो WBCs जनरली सारी की सारी मिलाकर हम बात करें तो सबकी अलग अलग शेप्स हैं। तो यू कैन से इरेगुलर इन शेप्स, दे आर न्यूक्लिएटेड, इनके पास न्यूक्लियस मैच्योर हालत में भी होता है जब ये ब्लड के अंदर होते हैं, एंड हैव ऑर्गेनल्स, और इनके पास ऑर्गेनल्स भी मौजूद होते हैं। RBCs की तरह इनमें ये चेंज नहीं आता कि इनका ऑर्गेनल्स और बोन मैरो ख़त्म कर दिए जाएँ, ये भी बोन मैरो के अंदर ही बनते हैं। लेकिन बोन मैरो के अलावा जो WBCs हैं उनका स्प्लीन से, थाइमस से, लिम्फ नोड से भी लेना देना है। जो बेसिकली कुछ WBCs हैं जिस तरह B और T सेल्स हैं, B लिम्फोसाइट्स, T लिम्फोसाइट्स, उनकी जो मैच्योरेशन है, उनकी जो एडल्टहुड है, जिसकी वजह से वो बॉडी डिफेंस में अच्छे हो जाते हैं, तो मैच्योरेशन उनकी थाइमस के अंदर होती है। तो इस तरह WBCs के लिए सिर्फ बोन मैरो जिम्मेदार नहीं है, स्प्लीन, थाइमस वगैरह, लिम्फ नोड्स वगैरह भी जिम्मेदार है। लिम्फ नोड्स हम लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ लेंगे। दे प्रोवाइड इम्यूनिटी, बॉडी डिफेंस, ठीक है, आप सबको पता होगा। देयर लाइफ टाइम वेरीज बट देयर एवरेज टाइम इज़ फ्यू आवर्स। अच्छा, इनका जो लाइफ टाइम है वो कुछ घंटों से लेकर महीनों या सालों भी हो सकता है, ठीक है। वो कैसे होता है इम्यूनिटी में आपको पढ़ने को मिल जाएगा, बाद में इसका जिक्र होता रहेगा। जो टाइप्स हैं WBCs की, वो बेसिकली मेजर तो दो टाइप्स हैं, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स मीन के इन सेल्स के अंदर आपको छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ग्रैन्यूल्स मिलेंगे, और जो ए ग्रैनुलोसाइट्स हैं तो उनके साइटोप्लाज्म के अंदर आपको इस तरह दाने का स्ट्रक्चर, दानेदार स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देख सको तो ये जो सेल है दिस इज़ बेसिकली ग्रैनुलोसाइट। तो इस ग्रैनुलोसाइट के अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर, क्योंकि ये बेसिकली दिस इज़ न्यूक्लियस, तो इस न्यूक्लियस के अलावा भी आपको इस तरह के दाने स्ट्रक्चर मौजूद होंगे, मिलेंगे आपको। सो इट इज़ कॉल्ड अ ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट्स जो है, ग्रैनुलोसाइट्स क्या है? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स इन्हें कहा जाता है, क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस होता है वो पॉलीमॉर्फिक होता है। पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है कि मल्टीपल शेप्स के अंदर होता है और मल्टीपल लोब्स के अंदर नज़र आ रहा होता है। कि जिस तरह आप यहाँ पे इस सेल को देखें तो इसका जो न्यूक्लियस है वो आपको 5 अलग अलग तरह के पीसेस में या लोब्स में नज़र आ रहा है। सो दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिक, जिसकी एक से ज़्यादा लोब्स नज़र आ रहे हों। सो दीज सच टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक, इसीलिए ग्रैनुलोसाइट्स को पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स भी कहा जाता है। इनके पास ग्रैन्यूल्स होते हैं जिसकी वजह से इनको ग्रैनुलोसाइट्स कहते हैं। ए ग्रैनुलोसाइट्स, क्योंकि इनके पास कोई ग्रैन्यूल्स नहीं होते साइटोप्लाज्म में, सो दे आर कॉल्ड एज ए ग्रैनुलोसाइट्स। और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो एक ही सिंगल बॉडी होती है, इस तरह के अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता न्यूक्लियस, तो इन्हें मोनोन्यूक्लियर सेल्स भी कहा जाता है। वह क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो सिर्फ एक ही होता है, सिंगल, इस तरह अलग अलग होके नज़र नहीं आता।
ग्रैनुलोसाइट्स जो हैं वो फिर मज़ीद डिवाइडेड हैं न्यूट्रोफिल्स के अंदर, एजिनोफिल्स, बेसोफिल्स के अंदर और एसिडोफिल्स के अंदर। बेसिकली ये 3 टाइप्स हैं। एजिनोफिल्स को एसिडोफिल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये एसिड लविंग है। न्यूट्रोफिल्स जो है वो ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद सेल्स होते हैं, ऑलमोस्ट 70%। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो 4 से 5 लोब्स में इस तरह से डिवाइड होता है, मल्टी सेगमेंट न्यूक्लियस, मल्टी लोब न्यूक्लियस। एजिनोफिल्स और बेसोफिल्स का जो न्यूक्लियस है वो 2 लोब्स में डिवाइड होता है, लेकिन एजिनोफिल्स और बेसोफिल्स के न्यूक्लियस में आप देख रहे होंगे कि जो एजिनोफिल का न्यूक्लियस है वो आपको किसी माइक्रोफोन की तरह या हेडफोन की तरह नज़र आता है, जबकि बेसोफिल्स के अंदर का जो न्यूक्लियस है वो आपको होता तो बाइलोड है, लेकिन इसकी जो दरमियान की जो कनेक्शन है इनका वो इस तरह मोटा होता है, बहुत बड़ा होता है। तो ये बेसिकली एक एक ट्रू मेगाफोन की तरह, हेडफोन की तरह आपको नज़र नहीं आता। तो इस तरह आप एजिनोफिल्स और बेसोफिल्स को एक दूसरे से अलग सेपरेट कर सकते हैं। ऑल सब न्यूक्लियस ऑफ ईच टाइप ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स आर डिफर इन शेप। इनकी जो न्यूक्लियाएँ हैं इनके वो शेप के बिना पर डिफरेंट हैं, डिफरेंशिएटेड हैं एक दूसरे से। अच्छा जी, इसके बाद जो ये देखें आप, इनके लोब्स ज़्यादा हैं, इनके लोब्स कम हैं, इनके लोब्स भी कम हैं, फिर इनके लोब्स और इनके लोब्स क्योंकि सेम है लेकिन इनके स्ट्रक्चर में फ़र्क है। तो इस तरह जो ग्रैनुलोसाइट्स हैं वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं। ए ग्रैनुलोसाइट्स क्योंकि इनमें कोई ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे, सो दे आर कॉल्ड ए ग्रैनुलोसाइट्स, और इनका जो न्यूक्लियस है वो इस तरह के लोब्स में डिवाइड भी नहीं होता जिस तरह के ये देख रहे हैं आप। तो दीज आर कॉल्ड एज मोनोन्यूक्लियर सेल्स। इनमें 2 तरह के सेल्स आते हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स का जो सेल जो न्यूक्लियस होता है वो एक लोबिया के दाने की तरह, एक बीन की तरह या किडनी की तरह होता है। तो इससे आप इस शेप से आप मोनोसाइट का नाम याद रख सकते हैं कि अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाए कि डब्ल्यूबीसी वो कौन सा डब्ल्यूबीसी है जिसका जो न्यूक्लियस है वो किडनी शेप होता है या बीन शेप होता है, सो योर आंसर मस्ट बी मोनोसाइट। इसके अलावा लिम्फोसाइट्स जो हैं, लिम्फोसाइट्स इनके पास सिंगल राउंडेड न्यूक्लियस होता है जो जिसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, और सेल के अंदर के जो साइटोप्लाज्म का एरिया है उसका बहुत बड़ा एरिया इस लिम्फोसाइट्स ने घेरा होता है। यहाँ और यहाँ दोनों में जो न्यूक्लियस होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन इसका न्यूक्लियस एक तरफ से थोड़ा सा इस तरह किडनी शेप्ड हुआ होता है, और इसका जो लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस है वो बिल्कुल सर्कुलर होता है। So this is the difference between lymphocyte nucleus and monocyte nucleus. 72% of WBCs are granulocytes, और ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर भी बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो न्यूट्रोफिल्स का है। 28% WBCs आर ए ग्रैनुलोसाइट्स, और फिर ए ग्रैनुलोसाइट्स में जो ज़्यादा तादाद है, आपको चैप्टर 14 के अंदर ब्लड के टाइप्स ऑफ WBCs के अंदर एक चार्ट नज़र आ जाएगा, तो उसमें परसेंटेज वगैरह और सब कुछ लिखा हुआ है बहुत अच्छे से। सो न्यूट्रोफिल्स आर 70%, एजिनोफिल्स आर ऑलमोस्ट 1 to 1.5%, एंड बेसोफिल्स आर 0.5%। बेसोफिल्स जो हैं वो बेसिकली एलर्जिक रिएक्शंस में काम आ रहे होते हैं। इनके फंक्शंस भी चार्ट में चैप्टर 14 में आपको बुक में मिल जाएंगे, इनके चार्ट के आगे ही फंक्शंस लिखे हुए हैं। एजिनोफिल का आपको फंगल इन्फेक्शंस में भी नज़र आ रहे होते हैं, और एलर्जिक में तो खैर इतने नज़र नहीं आते। मोनोसाइट्स 4%, लिम्फोसाइट्स आर 24%। ए ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर जो लिम्फोसाइट्स हैं फिर उनकी तादाद ज़्यादा होती है, ठीक है। WBCs जो है इनका जनरल WBCs का जो काउंट होता है, पूरा जो WBCs का काउंट होता है, इट इज़ ऑलमोस्ट 4,000 to 7,000 to 8,000 एंड मैक्सिमम 10,000 पर 100 ml ऑफ ब्लड। जो RBCs हैं आर 5 मिलियन तकरीबन, ऑलमोस्ट 50 लाख तो नहीं होते, 5 लाख, 4 से 5 लाख, 6 लाख पर मिलियन पर mm³ होते हैं। अगर एक बंदा जो है उसको कोई इन्फेक्शन है, इन केस उसको कोई इन्फेक्शन है, तो जो WBCs होते हैं, अब क्योंकि WBCs का काम डिफेंस है, तो डिफेंस जिस तरह किसी जगह पे मसलन हादसा या एक्सीडेंट या इमरजेंसी आ जाए तो वहाँ की जो नफरी है, जो डिफेंस है, जो आर्मी है वो बढ़ा दी जाती है। तो इस तरह इन्फेक्शन के केस में डिफेंस सिस्टम जो है वो बढ़ जाता है, मीन्स WBCs का काउंट जो है, उनकी जो कंसनट्रेशन है वो भी इवेंचुअली बढ़ जाती है। मोनोसाइट्स आर इनएक्टिव व्हेन इट मूव्स इन ब्लड। ये तो एक जनरल टर्मिनोलॉजी है मोनोसाइट्स के बारे में कि ये जो है ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर मूव्स करते हैं तो इनएक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे दोबारा।
ये हैं फंक्शंस, कुछ फंक्शंस हैं, जनरल फंक्शंस हैं डब्ल्यूबीसीज़ के, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो फेगोसाइटोसिस की एक्टिविटी रखते हैं अपने अंदर, ठीक है। दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ फेगोसाइटोसिस, क्योंकि ये बैक्टीरियल, ज़्यादातर बैक्टीरिया को जो है वो निगल जाते हैं अपने अंदर ही, ताकि वो बाकी बॉडी सेल्स को नुकसान ना पहुंचा सके। सो न्यूट्रोफिल इज़ अमंग द फेगोसाइटिक सेल्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज़। इस तरह इसका एक एक्शन है, जो फॉर एग्जांपल दिस इज़ बैक्टीरिया एंड दिस इज़ न्यूट्रोफिल, तो इस तरह के एक्शन से ये इसको खा के डाइजेस्ट कर लेते हैं अंदर, ताकि बाकी सेल्स को भनक भी ना पड़े। मोनोसाइट्स क्या करते हैं? मोनोसाइट्स जो हैं वो ब्लड वेसल से कैपिलरी पोर्स के अंदर, क्योंकि कैपिलरीज के अंदर बहुत सारे सुराख होते हैं छोटे छोटे, तो उससे ये मोनोसाइट जो है वो ब्लड वेसल को छोड़कर टिश्यूज़ के बीच में, टिश्यू के जो सेल्स हैं उनके बीच में जाके टिश्यू फ्लूइड में अपने आप को जो है वो वहाँ पे बसा लेता है। और वहाँ जो मोनोसाइट्स हैं टिश्यू फ्लूइड के अंदर, इनके अंदर एक चेंज ये आता है कि ये साइज़ में भी बढ़ जाते हैं और इनएक्टिव फॉर्म में घात लगा के बैठ जाते हैं। इनका साइज़ भी बड़ा हो जाता है। टिश्यू फ्लूइड के अंदर इनका नाम फिर मैक्रोफेज रख दिया जाता है, और मैक्रोफेज भी बेसिकली फेगोसाइटोसिस का एक्शन ही रखते हैं। एसिडोफिल्स या एजिनोफिल्स ये एंटी हिस्टामिन है, मीन एंटी एलर्जिक है। इनकी जो एजिनोफिल्स का जो एक्शन है वो बेसोफिल के अगेंस्ट है, और बेसोफिल जो है ये इस तरह के केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे एंटी क्लॉटिंग जो एक्टिविटी है वो प्रमोट होती है और इन्फ्लेमेशन कॉज होता है। इन्फ्लेमेशन मैं आपको बता भी चुका हूँ, लेकिन फिर से बता देता हूँ कि इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है स्वेलिंग ऑफ एनी रीजन ऑफ द बॉडी, और उस स्वेलिंग, उस सूजन के साथ या स्वेलिंग के साथ दर्द भी हो, रेडनेस भी हो, पेन भी हो, तो इस तरह की जो चीज़ है उसे इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। और इन्फ्लेमेशन बेसिकली एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है बॉडी का। इसके अलावा बेसोफिल्स जो है वो ब्लड की कोएगुलेशन को, क्लॉटिंग को थोड़ा कम करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली एलर्जिक रिएक्शंस हैं। बेसोफिल्स इज़ हेल्पफुल इन प्रोमोटिंग एलर्जिक रिएक्शंस, और जो हिस्टामिन है, जो एसिनोफिल्स हैं वो बेसोफिल्स के ऑपोजिट हैं। सो दे हैव एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जिक एक्टिविटीज़। लिम्फोसाइट्स का जो काम है वो फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ हैं। किसी भी एंटीजन या बैक्टीरिया वायरसेस जो है वो एंटीजन के तौर पे काम करते हैं बॉडी के लिए। फॉरेन बॉडी मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एंटीजन। सो उस एंटीजन से लड़ने के लिए जो ब्लड सेल्स हैं, जो डब्ल्यूबीसीज़ हैं, वो एक ऐसी बॉडी बनाते हैं जो उनसे लड़ती है, उन्हें एंटीबॉडीज़ कहा जाता है। और डब्ल्यूबीसीज़ के अंदर जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो बेसिकली लिम्फोसाइट्स से बनती हैं। लिम्फोसाइट्स के अंदर भी ज़्यादातर बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स की कुछ स्पेशल सेल्स हैं जिनसे ये जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बनती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी पैथोजन है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसने किसी भी टिश्यू को अफेक्ट कर दिया है, तो वहाँ पे उस टिश्यू में पहले तो ब्लड वेसल से मोनोसाइट जो है वो जाएंगे, ट्रांसफ़र होंगे, फिर वो मोनोसाइट जो है वो मैक्रोफेज में कन्वर्ट होंगे, और फिर ये मैक्रोफेज जो है वो उस बैक्टीरिया को खा जाएंगे। बेसोफिल्स जो है वो ये दो टाइप के बेसोफिल्स, क्योंकि एलर्जी कॉज करवाते हैं, एंटी कोएगुलेशन या जो भी है। बेसोफिल्स का काम कौन कौन सा होता है, दो हमने पढ़ लिए। तो इनके जो दो केमिकल्स हैं उनमें से एक हिस्टामिन है। हिस्टामिन का बेसिक काम होता है ब्लड वेसल्स को फैला देना, ब्लड वेसल्स के जो डायमीटर है उनको बड़ा कर देना, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन है एंड कॉज इन्फ्लेमेशन, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स जो है एक ख़ास रीजन ऑफ द बॉडी में डायलेट हो जाती हैं, जहाँ पे ब्लड बहुत ज़्यादा पहुँचता है, तो वहाँ पे एक इन्फ्लेमेशन, सूजन और स्वेलिंग, पेन वगैरह स्टार्ट हो जाती है व्हेन बॉडी इज कट और ब्लड गोज़ आउट फ्रॉम बॉडी। इस तरह के केसेस में हो सकता है। और दूसरा बेसोफिल जो है वो हेपरिन रिलीज़ करते हैं। हेपरिन बेसिकली ब्लड कोएगुलेशन के पाथवेज को, खून के जमने के पाथवेज को रोकता है, जिसकी वजह से अगेन ये वाला फंक्शन और प्रमोट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड गुजरता है अफेक्टेड एरिया से, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन या एलर्जिक रिएक्शंस आसान हो जाते हैं। इसके बाद हम मज़ीद डब्ल्यूबीसीज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। होप्स आपको समझ आ जाएगा। फिर भी अगर आपको समझना है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।